वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टीक सके विरनर के मग में। खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। सो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में और आप सभी के अपने कोर्स सारथी में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट क्या है और इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है, और इस सब्जेक्ट को के बारे में जब आपको बताऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्लास 12th की याद आएगी। क्लास 12th के वो दिन जब आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नाम के खाते खोलते थे, और बड़ा खुशी होता था जब हमारा शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री पास करने के बाद जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पे बैलेंस जब हमारा सेम आता था तो बड़ा खुशी होता था। वो दिन अब आपको याद आएंगे जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, पहले हम यहां से शुरू करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसमें दो शब्द हैं, एक है कॉर्पोरेट और एक है अकाउंटिंग। यू शुड बी वेरी वेल नोन अबाउट अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग के बारे में आपने बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ा था और थर्ड सेमेस्टर में भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा था। तो अकाउंटिंग तो आपको अच्छे से आती है। जहां तक बात है कॉर्पोरेट शब्द की, तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? कंपनी। तो कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है? कंपनी में जो बिजनेसेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कंपनी में जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, कंपनी में जो गुडविल होती है, कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है, इन सभी के लिए कौन कौन सी एंट्रीज पास की जाती हैं, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, ये सब कुछ आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। यानी सीधे सीधे अगर मैं आपको बताऊं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप कंपनी के खाते बनाएंगे। यू विल प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। आप कंपनीज के अकाउंट्स बनाएंगे और कंपनीज के अकाउंट्स में आप शेयर्स की एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर्स की एंट्री पास करेंगे। जब ये सब कुछ आप सीखने वाले हैं। अगर मैं ब्रीफ आइडिया आपको दूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में, तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है शेयर के बारे में। सबसे पहले तो आपको थियरी पढ़ना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी के कितने काइंड्स हैं। उसके बाद आप आएंगे कंपनी कौन कौन सी सिक्योरिटीज इशू करती है, तो शेयर्स क्या होते हैं, फिर शेयर के कितने काइंड्स होते हैं, फिर शेयर्स इशू करने का प्रोसेस क्या है। जब आपने 12th में पढ़ा होगा तो आपने बस इतना ही पढ़ा होगा कि शेयर कैपिटल जो होता है उसमें कौन कौन सी एंट्रीज पास की जाती हैं, लेकिन आपने शेयर्स इशू करने का पूरा जो प्रोसीजर होता है, कैसे प्रोस्पेक्टस बनता है, प्रोस्पेक्टस फिर आरओसी के पास जाता है, कब सेबी के पास जाता है, कितने दिन में आरओसी के पास सबमिट करना होता है, क्या क्या रेगुलेशंस हैं उसके लिए, ये सब कुछ आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के यूनिट 1 में पढ़ेंगे। मतलब शेयर का इशू करने का पूरा प्रोसीजर, शेयर इशू करते समय लगने वाले रेगुलेशंस, शेयर इशू करते समय हमको कौन कौन से कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आरओसी को देना होता है, कितने दिन में देना होता है, ये सब कुछ आप इस टॉपिक में सीखेंगे। इसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और वहां पे आप सीखेंगे शेयर के इशू के बारे में, कि शेयर के इशू के समय कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे की जाती है। तो पहले आप शेयर के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के काइंड्स पढ़ेंगे, फिर शेयर के प्राइस काइंड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फिर शेयर का जो इशू करने का प्रोसीजर है, जो लॉ स्पेसिफाई करता है, कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, फिर सेबी के रेगुलेशंस में जो प्रोविजंस हैं, वो आप पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे कि शेयर इशू करने में कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, यानी अकाउंटिंग के कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। फिर उसके बाद इशू करने के बाद आप पढ़ेंगे कॉल्स इन अरियर के बारे में। मैं सही से लिख दे रहा हूँ। यूनिट 1 में आप सबसे पहले पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। सबसे पहला टॉपिक जो आपका होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यूनिट 1 में होगा कंपनी। इसमें आप पढ़ेंगे कंपनी के फीचर्स। अच्छा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, कंपनी और कंपनी के फीचर्स से काफी सारे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं। फिर आप पढ़ेंगे कंपनी के काइंड्स। अगर आप ये सोच रहे होंगे भाई ये तो क्लास 12th का सिलेबस है, ये क्यों पूछा जाएगा सेमेस्टर में, तो सेमेस्टर में पूछा जाएगा, पूछा गया है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने पूछा है और आपकी यूनिवर्सिटी भी पूछेगी। आपकी यूनिवर्सिटी में भी पिछले सेमेस्टर एग्जाम्स जब हुए थे उसमें पूछा है। ठीक है, काइंड्स ऑफ कंपनीज
इसके अलावा आप पढ़ेंगे शेयर क्या होता है, फिर शेयर के काइंड्स कितने होते हैं, फिर आप पढ़ेंगे कि शेयर को इशू करने का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वाइल इशूइंग शेयर्स। उसके बाद आप पढ़ेंगे शेयर्स का इशू करते समय क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, फिर आप कॉल्स इन अरियर पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। इसके बाद आप पढ़ेंगे द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, हो सकता है आपका होगा, मेरा तो था मोस्ट फेवरेट टॉपिक क्लास 12th में, उसका नाम था शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर कैसे होता है, शेयर कैसे फॉरफीट होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। प्रेफरेंस शेयर्स आपको पता होगा, प्रेफरेंस शेयर्स कई प्रकार के होते हैं, इनका काइंड्स कितना होता है, इससे भी क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स का आपको पता होगा रिडेम्पशन होता है, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए कौन कौन से प्रोविजंस वगैरह एप्लीकेबल होते हैं, ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे बोनस इशू, जो बोनस शेयर्स होते हैं उनका इशू कैसे किया जाता है। यहीं पे आपका यूनिट 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। कुछ और चीजें होंगी इसमें, प्रोराटा अलॉटमेंट वगैरह, वो सब उसी में आ जाएंगी फॉर फीचर के पहले। फिर यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे डिबेंचर्स के बारे में। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर के कितने काइंड्स होते हैं, उसके बाद डिबेंचर को इशू करने का पूरा प्रोसीजर क्या है, डिबेंचर को इशू करते समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन कौन सी होती है, फिर डिबेंचर का रिडेम्पशन का प्रोसीजर क्या है, डिबेंचर रिडीम कैसे होता है, रिडीम करने पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ये आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बस आपको मैं कहूं तो 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, शेयर और डिबेंचर। है तो बस ये 2 टॉपिक्स, लेकिन इतने वाइड हैं क्योंकि इसको डेप्थ में पढ़ना है जाके। आपने जब क्लास 12th में पढ़ा तो बड़ा छोटा था, फिर भी आपकी खटिया खड़ी हो गई होगी। जब आपने 12th में पढ़ा होगा तो आपको याद आएंगे वो दिन जब फॉर फीचर का आप एंट्री पास करते थे, एंट्री में जो बैलेंस होता था वो मैच नहीं होता था तो आप परेशान होते थे, फिर शुरू से एंट्री मैच करते थे, बार बार देखते थे, कैलकुलेशन करते थे, मिलाते थे। और न्यूमेरिकल्स भी हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या बीकॉम 5th सेमेस्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो भाई न्यूमेरिकल्स भर भर के मिलेंगे आपको। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपका शेयर का न्यूमेरिकल मिलेगा, डिबेंचर का न्यूमेरिकल मिलेगा, इशू का न्यूमेरिकल मिलेगा, प्रो राटा अलॉटमेंट का न्यूमेरिकल, जो सबसे दिमाग खराब करने वाला आपके लिए होता है, लेकिन सबसे आसान होता सबसे आसान है, बस कंसेप्ट समझना होता है। फिर प्रो राटा अलॉटमेंट के अलावा जो फॉर फीचर का एंट्री पास करना होता है, उसमें भी अमाउंट को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो भी होता आसान है, लेकिन आप कंसेप्ट की क्लैरिटी की वजह से, कंसेप्ट की क्लैरिटी न होने की वजह से आप उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये ओरिएंटेशन सेशन है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में जो ये सारे टॉपिक्स हैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं वो है आपकी कंपनी। कंपनी किसे कहते हैं भाई, ये तो बीकॉम 3rd सेमेस्टर में ये भी आप पढ़ के आए हैं। कंपनी लॉ फर्स्ट, कंपनी लॉ सेकंड, जिसमें आपने पढ़ा था कंपनी लॉ फर्स्ट में कंपनी क्या होती है, कंपनी का इतिहास क्या है, पूरा आपने देखा था। कंपनी कितने प्रकार की होती है ये भी आपने देखा था। तो कंपनी मैंने आपको बताया था एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस करने का एक तरीका है कंपनी, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मालिक होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी के ओनर होते हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। उनको कंपनी का शेयर होल्डर कहा जाता है। और यही वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी को स्टार्ट करते हैं। फिर कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी के पास अपना एक खुद का सिग्नेचर होता है, इसको हम कॉमन सील कहते हैं। कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनके आने जाने से, उनके मरने जीने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, अगर पब्लिक कंपनी है तो। वहीं प्राइवेट कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। फिर आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है काइंड्स ऑफ कंपनीज, कितने प्रकार की कंपनी होती है। तो कंपनी बहुत प्रकार की होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक 1% कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी होती है, डोरमेंट कंपनी होती है, नॉन एक आपकी वो होती है एनपीओ होती है,
नॉन प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी जिसको कहते हैं, होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी होती है, अनलिस्टेड कंपनी होती है। ऐसे तमाम विभिन्न प्रकार की आपकी कंपनियां होती हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट में। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, वो टॉपिक है आपका शेयर क्या होता है। तो शेयर को डिफाइन किया गया भाई सेक्शन 2 क्लॉज 84 में। कहां डिफाइन किया गया शेयर को? शेयर को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 84 में शेयर को डिफाइन किया गया। शेयर लिखा गया है कि शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अपने 12th में भी यही पढ़ा होगा कि कंपनी का एक बड़ा सा कैपिटल होता है, बहुत बड़ा, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़। उसमें से एक छोटे से हिस्से को, एक छोटे से अंश को हम शेयर कहते हैं, और हिंदी में से अंश कहते हैं। मतलब कंपनी का जो बड़ा सा शेयर कैपिटल है, उसमें छोटा सा जो हिस्सा आपके पास है, उसे हम शेयर कहेंगे। फिर शेयर कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका इक्विटी शेयर, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर भी बहुत प्रकार का होता है। एक होता है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, आपने सुना होगा, कंपनी लॉ फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था, लास्ट आपके सेमेस्टर में, लास्ट क्लास सेमेस्टर में, बीकॉम 3rd सेमेस्टर में। फिर प्रेफरेंस शेयर्स तो अपने आप में कई प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रजिस्टर्ड प्रेफरेंस शेयर और नॉन रजिस्टर्ड प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे कई प्रकार के आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आएगा ये क्वेश्चन। अगर एग्जाम तो आपका डिस्क्रिप्टिव होना है, आप जानते ही हैं, तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस है। और डिफरेंस जब भी लिखते हैं बच्चे, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि टेबल बना के डिफरेंस लिखा करिए। अगर पॉसिबल हो तो बेसिस का भी कॉलम बना दीजिए। अगर बेसिस के कॉलम में आपको हेडिंग्स नहीं याद आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 कॉलम तो बनाइए ही। प्रेफरेंस या फिर जो भी आप लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन के दोनों पॉइंट्स को, दोनों हेडिंग्स को ऊपर लिखिए और बीच में नीचे पॉइंट वाइज तरीके से डिफरेंस बताइए उनके बीच में, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे कि शेयर्स को इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है। शेयर को इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है? तो भाई कंपनी शेयर अगर पब्लिक को इशू कर रही है तो अलग प्रोसीजर है। अगर कंपनी शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू कर रही है तो अलग प्रोसीजर है। तो अलग अलग प्रोसीजर है। पब्लिक इशू ला रही है कंपनी तो प्रोसीजर डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं उसमें, क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व है वहां पे, तो सरकार भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट पे शेयर्स कर रही है, मतलब कुछ गिने चुने लोगों को शेयर्स इशू कर रही है, तो वहां पे रेगुलेशन जो होते हैं थोड़े कम होते हैं, कंप्लायंसेस थोड़े कम होते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। शेयर इशू करते समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन सी एंट्री पास की जाती है जब शेयर इशू होता है। तो आपको पता होगा सबसे पहले पैसा मिलता है तो एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो एंट्री पास होती है दूसरी वाली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री पास होती है अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट का पैसा हमें मिलता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे करके अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल जो होता है आपका, ऐसे आप एंट्रीज पास करते हैं। बीच में हो सकता है कि आपको पैसा आपने मांगा, किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो वहाँ पे कॉल्स इन अरियर हो जाता है। हो सकता है कि आपने पैसा नहीं मांगा, शेयर होल्डर ने एडवांस में ही पैसा दे दिया तो कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। फिर आप पढ़ेंगे कि मान लीजिए कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए थे बहुत अच्छे से और एप्लीकेशंस भी मिल गए थे, लेकिन कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे थे जो शेयर्स खरीद लिए थे, एप्लीकेशन मनी दे दिए थे, एप्लीकेशन का पैसा दे दिए थे, लेकिन उसके बाद अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी वो नहीं दे रहे हैं। तो फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी इनके शेयर्स को जब्त कर लेती है। क्या करती है, कंपनी इनके शेयर्स को जब्त कर लेती है। जब कंपनी इनके शेयर्स को जब्त कर लेती है तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्या कहते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब इसकी एंट्री क्या होती है, इसमें आपको कैपिटल रिजर्व में बैलेंस भी ट्रांसफर करना होता है जब आप री इशू करते हैं तो उसके बाद। अच्छा, फॉरफीचर किया है तो जो शेयर फॉरफीट हुए हैं कंपनी के पास चले गए हैं तो कंपनी इसको दोबारा इशू भी करेगी, जिसे हम री इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं।
फिर रीइश्यू ऑफ शेयर्स के बाद आप पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब शेयर कैपिटल की हमने एंट्री पास की कर दी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे हमने तमाम एंट्रीज पास कर दी। लेकिन इन एंट्रीज को हमको बैलेंस शीट में भी तो लेके जाना है, तो बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस पे अगर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो 10 नंबर का क्वेश्चन या 15 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। एंट्री भी पास करना होता है, फिर बैलेंस शीट में उसको रिप्रेजेंट भी करना होता है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं उसका मैं ओवरव्यू देता हूँ। यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे सबसे पहले डिबेंचर क्या होता है। तो बिजनेस फाइनेंस जो इसके पहले लेक्चर अपलोड हुआ उसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के लिए फंड कलेक्ट करने के दो ही सोर्सेज हैं, या तो बिजनेस इक्विटी से पैसा ला ले या तो डेट से पैसा ला ले। यानी बिजनेस या तो ओनरशिप का डाइल्यूशन करके लोगों को शेयर्स देके उनसे पैसा मांग ले, जिसको हम इक्विटी कहते हैं, या तो कंपनी कर्जा उठा ले, बैंक से कर्जा ले ले, या फिर पब्लिक से पैसा ले ले। जो पब्लिक से कंपनी सर्टिफिकेट इशू करके, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करके पैसा लेती है, वो कंपनी के लिए लोन होता है। यानी कंपनी क्या है, तो कंपनी के लिए डिबेंचर क्या है, डिबेंचर कंपनी के लिए एक डेट एक्नॉलेजिंग सिक्योरिटी है। एक ऐसी सिक्योरिटी है, एक ऐसी प्रतिभूति है जिसमें कंपनी स्वीकार करती है कि मैंने जनता से कर्जा लिया है, आई हैव कलेक्टेड डेट्स फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द पब्लिक। ये कंपनी को एक्नॉलेज करना होता है। तो डिबेंचर क्या होता है, फिर डिबेंचर के कितने काइंड्स होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, ऐसे अलग अलग प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं। फिर डिबेंचर को इशू करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे डिबेंचर इशू होगा, डिबेंचर को इशू करने के बाद डिबेंचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, ये भी आप सीखेंगे। अच्छा, डिबेंचर इशू हो गया, डिबेंचर से हमने पैसा ला भी लिया, तो एक कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस और सेक्शंस ऐसा कहते हैं कि अगर आपने डिबेंचर इशू करके पैसा लिया है पब्लिक से, तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा लौटाना भी पड़ता है पब्लिक को, जिसको हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं। तो फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आप पढ़ेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की अकाउंटिंग कैसे होती है ये आप सीखेंगे। इसके बाद आप आएंगे फिर आगे, और यहाँ पे आप सीखेंगे कि डिबेंचर्स का बैलेंस शीट में रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आप सीखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, और कहीं ना कहीं इस सेमेस्टर में जो बीकॉम 5th सेमेस्टर, क्योंकि आप 22 सीनियर्स होते जा रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी बढ़ाया जा रहा है। आपके सब्जेक्ट थोड़े से जटिल हो जा रहे हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जा रहे हैं। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के, आपको पता होगा बाइलिंगुअल कंटेंट आपका टारगेट सेमेस्टर पिछले 4 सेमेस्टर से आपको प्रोवाइड कर रहा है, और इस बार और भी बेहतर कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है, हर बार से अच्छा। मैं मानता हूं कि मैं इंसान हूं, हमारे टीम मेंबर्स भी इंसान हैं, हम सभी से गलतियां होती हैं, चाहे वो कंटेंट राइटर साहब हो, चाहे मैं स्वयं ही क्यों ना हूं, कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन हर सेमेस्टर में मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता हूं, और इस सेमेस्टर में मैं लगभग सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया हूं। आपकी लाइव क्लासेस पिछली बार नहीं हो पाई थी, सारी लाइव क्लासेस इस बार होंगी। लाइव क्लासेस चल रही हैं, अभी कुछ दिनों से लाइव क्लासेस बंद हैं, ताकि यूट्यूब पे भी कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाए। जो बच्चे नींद में सोए हुए हैं, हर लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, उनको जगाने के लिए लेक्चर्स ले आ रहा हूँ। अब क्योंकि ये लेक्चर्स आ रहे हैं, तो वो जो लाइव क्लासेज अभी 2-3 दिन तक बंद रहेंगी, इसके बाद से फिर आपकी क्लासेज लाइव रेगुलर बेसिस पे चलने लगेंगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर आपको सेमेस्टर की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करिए सारथी पे। और आप तो जानते ही आपको क्या बताना है, सारथी का बैच 4 सेमेस्टर्स आपके साथ रहा है, और आप सभी लोगों ने ही इसकी तारीफ की है। व्हाट्सएप पे आपके काफ़ी सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं। इसके साथ साथ जब रिपोर्टिंग करने हमारी टीम आपसे मिलने जाती है, तो वहाँ पे भी आपका अद्भुत फीडबैक होता है, देख के बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। तो आपको क्या बताना है, सारथी आपका इंतजार कर रहा है बड़ी बेसब्री से आपके टारगेट गुरुकुल ऐप पे। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे, आपको टारगेट गुरुकुल का आपका ऐप मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए टारगेट गुरुकुल। और फिर पेड कोर्सेज में जब आप जाएंगे, तो पेड कोर्सेज में आपको सारथी फॉर बीकॉम 5th सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा, उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको सेमेस्टर में कुछ नहीं सोचना है, बस जितना मैं बोलता हूँ, जितना मैं आपको आदेश देता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, बस वो आप पालन करते जाइए। फिर देखिए सेमेस्टर में परीक्षा चाहे किसी भी पैटर्न पे हो, चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर आपका बने, आप पेपर फोड़ के आएंगे, निश्चिंत रहिए। सो दैट्स इट।
अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारथी फॉर बीकॉम 5th सेमेस्टर। व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब नोटिफिकेशन यूट्यूब का कभी कभी नहीं जा पाता है, तो इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पे या फिर आपकी लाइव क्लास हो रही है आपके ऐप पे, तो तुरंत आपको इन्फॉर्म किया जाए। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी लोग जुड़ जाएंगे। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये वीडियो किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हो, आप चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हो, आप चाहे CSGMU छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलाखंड यूनिवर्सिटी में हो, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, हमारे यूपी की लखनऊ यूनिवर्सिटी को छोड़ के सारी ही यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस जो है वो इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और इस सिलेबस के हिसाब से आपका कोर्स भी डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से। तो लेट मत करिए, बाद में पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। आप सभी को पता है कि आखिरी में आपका साथ सारथी ही देने वाला है, तो भाई साथ अभी से पकड़ लो। कुछ पढ़ाई हो जाएगी, कुछ ज्ञान आ जाएगा, थोड़ी सी सीरियसनेस आपकी हो जाएगी आपकी पढ़ाई के प्रति। अगर लास्ट में आप ज्वाइन करेंगे तो आप ही को खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। ज्वाइन तो आपको करना है, आपको पता है। सो दैट्स इट, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।